GTA वाइस सिटी रॉकस्टार का बनाया हुआ सबसे बेस्ट गेम में से एक है और इसी गेम ने GTA सीरीज को वैसा बनाया है जैसा हम आज जानते और पसंद करते हैं। गेम की डिटेल, उसमें डूब जाने वाला एक्सपीरियंस और उसकी पूरी कहानी का मतलब है कि ये 20 साल बाद भी फैंस की फेवरेट है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो कभी वापस नहीं आए। और अब जब GTA 6 हमें आज के वाइस सिटी ले जा रहा है तो ये पीछे देखने का बिल्कुल सही टाइम है। आज हम 10 ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो GTA 6 को GTA वाइस सिटी से लाने चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे छुपे हुए फीचर से जिसके बारे में शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। अगर आप मिलिट्री बेस या फोर्ट बैक्स्टर एयर बेस में घुसते हैं तो सरप्राइज, वहाँ के सोल्जर्स पहली फुर्सत में आप पर हमला कर देंगे और आपका एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ये सब बदल जाता है जब आप कॉपलैंड नाम का मिशन पूरा करते हैं। इस मिशन में टॉमी और लैंस वेंस दो पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म चुरा लेते हैं, लेकिन इस मिशन के बाद आपको पुलिस की यूनिफॉर्म हमेशा के लिए मिल जाती है। और अगर आप ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो आप मिलिट्री बेस में जब तक चाहें आराम से घूम सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास पुलिस यूनिफॉर्म नहीं है तो भी आप मिलिट्री बेस में रात के टाइम घुस सकते थे, पता नहीं क्यों। और GTA वाइस सिटी में सोल्जर नाइट शिफ्ट नहीं करते, तो आप अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से अंदर जा सकते थे और मिलिट्री बेस को एक्सप्लोर कर सकते थे। कुल मिलाकर ये काफ़ी कूल फीचर था और ये हमें GTA 5 में नहीं देखने को मिला। हम सब जानते हैं कि अगर आप फोर्ट ज़ैंक्यूडो में घुसते थे तो हर बार बस तबाही ही मचती थी, तो शायद GTA 6 इस चीज़ को और बेहतर बना सकता है और हमें मिलिट्री बेस में आराम से सही तरीके से घुसने दे सकता है। शायद अगर आपके पास सही आर्मी की यूनिफॉर्म और की कार्ड हो तो आप मिलिट्री बेस में बिना किसी को खबर किए घुस सकते हैं। और ये चीज़ गेम के बेहतर AI और उन ढेर सारे फीचर से जुड़ सकती है जो हम GTA 6 से उम्मीद कर रहे हैं। तो इस तरह के एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो असल में काफ़ी रियलिस्टिक भी है गेम में हो तो बुरा नहीं लगे। इसके बाद चलो अब बात करते हैं GTA वाइस सिटी के गुड सिटीजन फीचर के बारे में। शायद आपको ये ना पता हो पर वाइस सिटी में असल में पुलिस आम लोगों NPCs का पीछा करती थी। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता था और इससे ना सिर्फ गेम रियलिस्टिक लगता था कि आप ही अकेले क्रिमिनल नहीं है, बल्कि इस सिस्टम का एक और हिस्सा भी था टॉमी के रूप में। अगर आपके हाथ खाली हैं तो आप असल में पुलिस की मदद कर सकते थे क्रिमिनल्स को पकड़ने में। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, पर ऐसा करने पर आपको गुड सिटीजन का बोनस मिलता था। तो भले ही ये वाइस सिटी में एक छोटा सा फीचर था, पर एक बार के लिए पुलिस की साइड होना काफ़ी अच्छा लगता था। और ये खास फीचर किसी भी नए GTA गेम में वापस नहीं आया। इससे मिलती जुलती एक चीज़ GTA 4 के विजिलेंटे साइड मिशन में थी, जहां आप पुलिस कंप्यूटर का यूज़ करके लगभग 30 क्रिमिनल्स को ढूंढकर ख़त्म कर सकते थे। और सच कहूँ तो जैसे कि नाम से ही लगता है ये उन विजिलेंटे मिशंस जैसे ही थे जो GTA वाइस सिटी में पहले से थे, पर उनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले चलो थोड़ी बात करते हैं लेजेंडरी 6 स्टार वांटेड लेवल की, जिसके बारे में ये कंफर्म हो चुका है कि वो GTA 6 में वापस आ रहा है, पर शायद इस बार। और जैसा हमें पुलिस के बेहतर AI के बारे में पता है, हमें शायद एक ज़्यादा लॉजिकल वांटेड सिस्टम मिल सकता है। शायद SWAT या आर्मी तभी भेजी जाएगी जब आपके पास हथियार हो, जो सच कहूँ तो 99% टाइम होगा। ये शायद वो 6 स्टार पर तभी आएंगे जब आप मिलिट्री का सामान यूज़ कर रहे हो। लेकिन जाहिर है GTA 6 में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जो आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बताएं। और इसके अलावा अगर आपको अब तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। नंबर 3 पर है, चलो बात करते हैं गेम की प्रॉपर्टीज और एसेट्स के बारे में। GTA वाइस सिटी में 3 मेन सेफ हाउस थे, ओशन व्यू होटल, वर्सिटी एस्टेट और हाईमैन कॉन्डो। और इसके अलावा जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है अलग अलग बिजनेसेस जो एसेट्स जो आप गेम में खरीद सकते थे, जैसे कि प्रिंट वर्क्स और आइसक्रीम फैक्ट्री और पोल पोजीशन क्लब भी। ऑफकोर्स इससे ज़्यादा भी थे, पर उन सबको मैं स्टोरी पूरी करने के लिए खरीदना ज़रूरी नहीं था। और इसके आगे इन सभी बिजनेसेस को अपने यूनिक लेकिन ऑप्शनल मिशंस थे, जैसे कि मालिबू क्लब के मिशंस और आखिरी हाइस्ट। आज भी गेम के सबसे बेस्ट साइड मिशन में से माना जाता है। जब आप हाइस्ट पूरा कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और फिर जो अच्छी बात है वो ये कि मालिबू क्लब से हर दिन $10,000 तक की पैसिव इनकम आने लगती है। और ये पैसिव इनकम सारे एसेट से आती थी, बस शर्त ये थी कि आपने उनसे जुड़े मिशन पूरे कर लिए हों। कुल मिलाकर ये बहुत शानदार था और इससे आपको फील होता है कि आप सच में अपने एक क्रिमिनल एम्पायर बना रहे हैं, जो कि GTA 6 में एक बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है। तो मुझे यकीन है कि रॉकस्टार वैसा कुछ हमारे दिल जरूर डालेगा। बस ये देखना है कि वो जेसन और लूसिया के साथ इस चीज़ को कितना आगे ले जाते हैं। और इसके अलावा GTA 6 में ऑप्शनल मिशंस का ये सेम फॉर्मेट हमें एक बार भी अपने फैसले खुद लेने का एक अच्छा मौका देगा और इससे गेम में हमारी अपनी एक यूनिक स्टोरी और एक्सपीरियंस बनेगा, बिल्कुल रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह। खैर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GTA वाइस सिटी के हैरान कर देने वाले इंटीरियर्स के बारे में।
वाइस सिटी में आपको कुछ काफ़ी बड़े इंटीरियर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था, जैसे कि नॉर्थ पॉइंट व्यू मॉल और वर्सेटी मैंशन और एस्कोबार एयरपोर्ट टर्मिनल भी। चलो मॉल से शुरू करते हैं, जो अंदर से बहुत बड़ा था और भले ही ज़्यादातर दुकानों में आप जा नहीं सकते थे, पर उसमें लाजवाब डिटेल थी और सिर्फ इस माहौल से ही मॉल काफ़ी ज़्यादा। और मुझे यकीन है आप में से बहुत लोगों की इस मॉल से जुड़ी अच्छी यादें होंगी, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ आगे के किसी भी GTA गेम में क्यों नहीं लाई गई। और अफसोस की बात है ये एयरपोर्ट टर्मिनल के बारे में भी कहा जा सकता है, जो बहुत कूल था और गेम को और भी रियल और इम्प्रेसिव बनाता था। वहाँ तक कि असली एयरपोर्ट्स की तरह चेक इन डेस्क भी थे और आप कुछ NPCs को प्लेन बोर्ड करने जाते हुए भी देख सकते थे। ये एक छोटा सा पर बहुत अच्छा फीचर था और इससे वाइस सिटी एयरपोर्ट को एक अच्छा टच दिया, जो कि सभी GTA गेम्स की तरह मैप पर सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है। तो मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने आगे चलकर इसे क्यों हटा दिया। इसके बाद आती है मशहूर वर्सेटी मैंशन। शायद आपने देखा होगी रॉकस्टार आखिरकार GTA ऑनलाइन के फाइनल अपडेट में मेंशंस ला रहा। शुक्रिया रॉकस्टार, देर आए दुरुस्त आए, पर इसके अलावा हमें कभी भी बड़े प्रॉपर्टीज़ और मिशंस खरीदने का ऑप्शन नहीं मिला जैसे वाइस सिटी में था। तो मैं सच में उम्मीद कर रहा हूँ कि रॉकस्टार ये चीज़ GTA 6 के लिए वापस लाएगा और मेरी पुरानी यादों के लिए ये बहुत औसम होगा। अगला फीचर, मुझे लगा कि मैं GTA वाइस सिटी के छोटे छोटे रियलिस्टिक फीचर को नहीं छोड़ सकता। शुरुआत के लिए अगर आप किसी को गाड़ी से टक्कर मार देते हैं, सॉरी भाई मुझे फीचर दिखाना है, खैर अगर आप उन्हें वहीं छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आते हैं तो आप देखेंगे कि ज़मीन पर एक चौक सी आउटलाइन बनी हुई है जहां आपने उन्हें मारने के लिए छोड़ा। और जाहिर है ये असली लाइफ के क्राइम सीन्स और इन्वेस्टिगेशंस की तरह इशारा करता है। ये एक बहुत ही छोटा डिटेल है, पर इससे लगता है कि दुनिया ने अपने एक्शंस पे रिएक्ट किया है और ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर NPC बस गायब होकर कहीं और नहीं आ गया। इसके अलावा दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट्स पर वो डायनेमिकली रिएक्ट करते थे। बहुत से लोग असल में रास्ते से कूद जाते थे कि वो खड़े होकर अपने बचाव में हाथ ऊपर कर लेते थे, और ये चीज़ मिस्टर वर्सेटी भी कर सकते थे और आप भी गाड़ियों के रास्ते से खुद कूद सकते थे। पर इसके अलावा ये भी कूल था कि आपके कपड़े हवा में उड़ते थे जब आप मोटरसाइकिल चला रहे होते थे, या फिर अगर आप एक कन्वर्टेबल कार चला रहे हैं। मुझे लगता है ये GTA 5 में भी है, पर ये 1% के सुधार ही है रियलिज्म में, जो जुड़कर एक बहुत बेहतर गेम बनाते हैं। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हम सब पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि GTA 6 इसको फॉलो करेंगे और इसे एक कदम और आगे ले जाएंगे। मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि NPC इससे भी ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते। फिर से शायद वो रास्ते से हट जाएंगे या हाथ ऊपर कर ले, या शायद वो मदद के लिए पुकारें या फिर लड़ने की कोशिश करें। पर चलो हम नंबर 6 पर चलते हैं, जहां मैं खास तौर पर गेम के ढेर सारे साइड मिशंस के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे कि GTA वाइस सिटी में मेन और ऑप्शनल मिशन के अलावा साइड मिशंस और छोटे मोटे काम भी होते थे जो आप कर सकते थे। उनमें से एक था कि अगर आप एक बस लेकर नज़दीकी बस स्टॉप पर जाते हैं तो वहाँ इंतज़ार कर रहे पैसेंजर्स को पिक कर सकते थे और आपको ऐसा करने के पैसे मिलते थे। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि आप उन्हें कभी उतार नहीं सकते थे। तो मैं मान सकता हूँ कि वो हमेशा के लिए उस बस में बंद हो जाते थे। उम्मीद है कि वहाँ टॉयलेट हो, है ना। चलाने से आगे बढ़ते हैं, जो वाइस सिटी में एक छुपे हुए फीचर जैसा लगता है। आप एक पिज़्ज़ा बॉय भी बन सकते थे, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर सकते थे, बिल्कुल डोमिनो के डिलीवरी ड्राइवर की तरह। और ये असल में काफ़ी मज़ेदार था और आपको ये करना पड़ता था अगर आपको गेम 100% पूरा करना था। अब ज़रा सोचिए, अगर ये चीज़ GTA 6 में वापस आए और इस बार उन्हें पुराने दिनों की तरह फ़ोन करने के बजाय शायद आपके फ़ोन पर एक ऐप हो जैसे ऊबर या डिलीवरो या डोरडैश आप सभी के लिए, और बिना शक रॉकस्टार को इनके नाम कॉपीराइट के लिए बदलने पड़ेंगे। पर इस सब के अलावा भी आप फायर ट्रक में बैठकर आग बुझा सकते थे और आपको ऐसा करने के पैसे मिलते थे। तो आप एक अच्छे नागरिक बनकर किसी की जान भी बचा सकते थे और साथ में पैसे भी कमा सकते थे, सबका फ़ायदा। और इसके अलावा अगर आप मैप से पहले से वाकिफ़ नहीं थे तो ये वाइस सिटी देखने का एक अच्छा मौका होता था। पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर विजिलेंटे मोड काम आता है। अगर आप एक पुलिस कार चुराते हैं, आइडियल कार चीता है क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो आप विजिलेंटे मिशन में जा सकते हैं जहाँ आप क्रिमिनल्स को ढूंढ कर ख़त्म कर सकते हैं। और फिर से ये करने के लिए काफ़ी कूल चीज़ थी और पर्सनली मुझे उन्हें पूरा करने में मज़ा आया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ साइड में टाइम पास के लिए थे, क्योंकि उन्होंने आपको शहर में डूबा हुआ फील कराया और मेरी राय में उन्होंने वाइस सिटी को जिंदा कर दिया था। पर अब बात करते हैं GTA वाइस सिटी के साइड कैरेक्टर्स की, जैसे सोनी फोरेली, केन रोसेनबर्ग, जो बाद में GTA सैन एंड्रियास में भी दिखे, और पीठ में छुरा घोंपने वाले लेंस वेंस, और भी बहुत से। मुझे लगता है ये कहना आसान है कि इनमें से बहुत से कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी ज़बरदस्त है और वो सिर्फ साइड कैरेक्टर्स होने के बावजूद बहुत यादगार हैं। और अच्छी खबर यह है कि जो हमें अब तक देखा है उसके हिसाब से GTA 6 के साइड कैरेक्टर्स
उतने ही अच्छे या शायद उससे भी बेहतर होंगे। मैं उनके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर वो सब बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और पर्सनली खासकर कार्ल हैम्पटन, रॉल बटिस्टा और यहाँ तक कि द रियल टाइम्स में बॉबी आइक में इंटरेस्टेड हूँ। पर जैसा मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है वो सभी शानदार होंगे। और GTA 6 के ट्रेलर से ऐसा लगता है कि बहुत सारे अजीब और दिलचस्प NPCs हैं, जैसे हैमर लेडी और लियोनिडा जोकर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में उस वीडियोस को ज़रूर देखना। पर चलो अब नंबर 8 पर चलते हैं, जो काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है। और मुझे लगता है कि रॉकस्टार ने बहुत अच्छा काम किया, और वो है वाइस सिटी के मैप पर छुपे हुए पैकेजेस। कुल मिलाकर 100 पैकेजेस थे, पर वो सिर्फ कलेक्ट करने वाली चीज़ें नहीं थी। वो आपको इनाम देते थे जैसे जैसे आप उन्हें कलेक्ट करते थे और गेम में आगे बढ़ते थे। और इसके अलावा जब आप पूरे 100 कलेक्ट कर लेते थे तो आपको एक्स्ट्रा $100,000 मिलते थे। यानी आप सभी पैकेजेस से कुल 110,000 कमाते थे, क्योंकि आपको हर पैकेज कलेक्ट करने पर $100 भी मिलते थे। पर अब आते हैं उस चीज़ पर जो इसके बारे में सच में कूल है, और वो ये है कि इन पैकेजेस को कलेक्ट करने से आपके सेफ हाउस पर कुछ नया अनलॉक होता था, और ये हर 10 पैकेजेस कलेक्ट करने पर अनलॉक होते थे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको पहले बॉडी आर्मर और एक चेन सॉ मिलता था, और बाद में आपको मिनी गन, रॉकेट लॉन्चर और आखिर में गाड़ियाँ भी मिलती, जैसा सी स्पैरो और राइनो टैंक। और सबसे बेस्ट हंटर हेलीकॉप्टर, जिसे आप फोर्ट बैक्स्टर से उठा सकते थे। पर इस फीचर को अब GTA 6 में लाने पर हमें असल में क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे लगता है GTA 6 में इस तरह की चीज़ एक्सप्लोरेशन को मतलब देगी। जाहिर है मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शनल हो ताकि आपको ये करना ना पड़े, पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर वापस आ रही है, जहाँ आपको पूरे लियोनिडा में इस तरह के पैकेजेस या ईस्टर एग्स ढूंढने होंगे ताकि आप गेम को 100% पूरा कर सके। और एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर ये GTA 6 ऑनलाइन में भी ट्रांसफर हो जाए, ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपको सिर्फ एक इन गेम ट्रॉफी ना मिले, बल्कि एक ऐसी ट्रॉफी मिले जो GTA ऑनलाइन में भी जा सके, फिर से छोटे छोटे फीचर्स और डिटेल ही गेम को उतना अच्छा बनाएंगे जितना वो हो सकता है। इसके आगे छोटे चैलेंजेस जिनको आप साइड में पूरा करते हैं इसी थीम पर। चलो बात करते हैं उन सभी साइड चैलेंजेस की जो GTA वाइस सिटी में है। शायद आपको ना पता हो, पर गेम में बहुत सारे अजीब स्टैट्स ट्रैक होते हैं, जैसे उनमें से एक है सीगल स्नाइप काउंटर, जो बस ये गिनता है कि आपने कितनी सीगल को हवा में स्नाइप किया है, जो बहुत ही रैंडम है। और इसके अलावा आपने कुछ छोटे मिनी गेम्स देखे होंगे, जैसे बीच बॉल को हवा में उछालने वाला गेम, जहां आपको एक इन गेम अचीवमेंट या ट्रॉफी मिल सकती है अगर आप उसे काफ़ी देर तक हवा में रखते हैं। हाँ, ये एक फालतू सी चीज़ है, पर हम में से बहुतों को ये आज तक उसी वजह से याद है, और मैं कह सकता हूँ कि इसने कुछ प्लेयर्स को थोड़ी शेखी भगाने का मौका दिया होगा। पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी साफ है कि GTA 6 कैसे इन अजीब स्टेट्स को बेहतर बना सकता है। शायद आगे चलकर ये ट्रैक करे कि आपने कितनी वेंडिंग मशीन्स लूटी हैं, या शायद ये भी कि आपने सोशल मीडिया पर कितनी पोस्ट डाली है। मुझे लगता है यही इस सब के बारे में इतना एक्साइटिंग है कि पॉसिबिलिटीज़ की कोई सीमा नहीं है, और मुझे यकीन है कि रॉकस्टार निराश नहीं करेगा। आखिर में पर किसी से कम नहीं, चलो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसे हम में से बहुत लोग सिर्फ नॉस्टैल्जिया कहेंगे, पर मैं कहूँगा कि इसमें से बहुत कुछ GTA वाइस सिटी का अपना अनोखा चार्म है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता। मैं सच में नहीं जानता कि इसे कैसे डिस्क्राइब करूँ, पर वो वाइब और गेमिंग एक्सपीरियंस किसी और जैसा नहीं था। ऑफ कोर्स ये अब तक का सबसे बड़ा GTA गेम नहीं है, ना ही ये सबसे नया या क्रिएटिव था, पर हम सब ने फिर भी बहुत मज़े किए बस वाइस सिटी में गाड़ी चलाते हुए और नियॉन साइंस, नाइट लाइफ और रेडियो स्टेशंस को एक्सपीरियंस करते हुए। ये एक अलग ही फीलिंग थी। चलो मानते हैं साउंड ट्रैक बिल्कुल लेजेंडरी था, और उसे आज भी गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बेस्ट साउंड ट्रैक में से गिना जाता है। बस फ्लैश FM लगाओ और हम चिल कर रहे हैं। तो भले ही GTA 6 के साथ हम आज के वाइस सिटी जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और कोई भी चीज़ उस ओरिजिनल GTA वाइस सिटी की फीलिंग और उस क्लासिक 80s की वाइब को दोबारा नहीं बना पाएगी। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप GTA 6 में कौन से फीचर चाहते हैं नीचे कमेंट्स में बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।